नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। किसी भी देश का जो अतीत है वो उस देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज रहता है, लेकिन किसी भी देश का जो भविष्य है वो उस देश के संविधान में निहित रहता है। हम सबका संकल्प, हम सबका विश्वास और उम्मीदों की रोशनी से सुसज्जित हमारे देश का संविधान ने 75 साल पूरे कर लिए हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का जो संविधान है वो हमारी संस्कृति का प्रतिबिंब है। हमारा जो संविधान है वो हमारा स्वाभिमान है। तो संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज की चर्चा हम करने जा रहे हैं, और इस चर्चा को करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ रवि शर्मा सर हैं। आप सचिव हैं, गृह एवं निदेशक अभियोजन राजस्थान के पद पर कार्यरत हैं। सर, आपका बहुत बहुत इस चर्चा में स्वागत है। नमस्ते जी, चलिए सर के साथ चर्चा को शुरू करें। उससे पहले देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। भारतीय संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करने और संविधान के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से देश भर में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये दिन वह दिन है जब साल 1949 में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। आपको बता दें कि संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय ने साल 2015 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की और पहली बार संविधान दिवस 26 नवंबर साल 2015 को मनाया गया। इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और अवधारणाओं को प्रसारित किया जाता है और आम जन को संवैधानिक मूल्यों की जानकारी प्रदान की जाती है। संविधान दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य हमारा ये है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जिन कठिनाइयों का सामना किया, जिन चुनौतियों का सामना किया, जिन मुसीबतों के बीच में हमारा संविधान का निर्माण किया, हमारी युवा पीढ़ी को उसकी जानकारी होनी चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी में संविधान के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी में संवैधानिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। इन उद्देश्यों को लेकर हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान से देश चलता है, देश का शासन, देश का विधान संविधान के अनुसार चलता है। हम देश के नागरिक हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे उन्नति करेगा, हमारे देश के जो बुनियादी सिद्धांत है, अवधारणाएं, आदर्श हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए और ये सारी जानकारी हमें संविधान देता है। इसी उद्देश्य और इसी पर्पज़ के साथ में संविधान दिवस को मनाया जाना सुनिश्चित किया गया था। विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो ये एक पर्व सा बना दिया कि जो देश के नागरिक हैं वो अपने विधान के बारे में, शासन के बारे में जाने, इसलिए इसको मनाया जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए संविधान देश के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को तय करता है। साथ ही सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी साल 1950 में लागू किया गया। आपको बता दें कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जी हाँ, संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। सर, 26 नवंबर 1949 को विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया, स्वीकार किया। 75 साल पूरे हो चुके हैं। संविधान के 75 सालों की जो यात्रा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आज ये बड़े गौरव का क्षण है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किए हुए 75 साल हुए हैं और इस 75 साल की अवधि में संविधान द्वारा जिस प्रकार से कार्य किया गया है वह पूरे विश्व में भारत के लोकतांत्रिक और गणतंत्र के संबंध में जो प्रावधान इसमें किए गए हैं उससे इसका गौरव बढ़ा है।
मैं समझता हूं कि इस 75 वर्ष में जितने भी पड़ाव आए, जो भी कसौटियां रही, उस पर भारत का संविधान न केवल भारत के लोगों के संदर्भ में बल्कि विश्व को भी दिशा दिखाने के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जी, बिल्कुल सही कहा कि न सिर्फ भारत के संदर्भ में बल्कि विश्व को भी एक नई दिशा दिखाने का काम हमारा संविधान कर रहा है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती ही यही थी कि इतने बड़े देश को किस तरीके से एक कानून के तहत उनको दायरे में लाया जाए। तो उस वक्त की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उसमें कितनी कुछ गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा इस संविधान को। संविधान बनाने के संबंध में बहुत बड़ी चुनौतियां वर्ष 1947 में जब इस देश को आज़ादी मिली तब मौजूद थी। संविधान को बनाने के संदर्भ में जो संविधान सभा का गठन किया गया था उसमें देश के हर वर्ग के, हर क्षेत्र के, हर महत्व के व्यक्ति को, विभूतियों को जोड़ा गया था, जिससे कि संविधान बनाते वक्त इस देश की तमाम बिंदुओं के ऊपर गहराई से विचार किया जाए और संविधान बनाने वाली जो हमारी शख्सियतें थी उन्हें इस बात का अंदाजा था कि वो इस देश की आत्मा का सृजन करने जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो भविष्य में प्रश्न उठ सकते थे, जो वर्तमान परिस्थितियां उनके सामने थी, उन सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही नायाब प्रावधान रखे। कई बिंदुओं के ऊपर उन्होंने विश्व में जो उस वक्त प्रचलित संविधान थे विभिन्न देशों के और उनके अंदर जो अच्छी बातें थी उनको भी इस संविधान के अंदर अंगीकृत करने का, लेने का प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि 75 वर्ष के बाद में ऐसा लगता है कि संविधान अपनी कसौटियों पे 100% खरा उतरा है। जी जी, बिल्कुल सही बताया कि 75 वर्षों के बाद में लग रहा है कि संविधान अपनी कसौटियों पर खरा उतरा है। हमारे संविधान की कई ऐसी विशेषताएं हैं जो पूरे विश्व में एक अलग ही उदाहरण पेश करती है। पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है कि भारत का संविधान इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसमें भी संविधान के तहत हर नागरिक की जो सुरक्षा है, जो मौलिक अधिकार है, उनकी सुरक्षा कर रहा है। उसके साथ में कई ऐसी चीजें जिनकी भी संविधान के तहत उनको सुरक्षा मिली है। बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि संविधान में जो मूल ढांचा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। मूल ढांचे के अंदर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि किसी भी सूरत में हमारा जो लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप है वो अक्षुण्ण रहे। हमारे जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं यथा निर्वाचन, न्यायपालिका वो अक्षुण्ण रहें। संसदीय प्रणाली बेहतर तरीके से काम कर सके और जो संविधान के 3 प्रमुख अंग हैं उनकी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो जिससे कि वो एक दूसरे के अंदर इंटरफेरेंस ना कर सकें। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से इसे मूल ढांचे में लिया गया है, वरीयता दी गई है, उसे समय समय पर उच्चतम न्यायालय में भी जब देखा गया तो ये माना गया कि इससे छेड़छाड़ कर पाना संभव नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन संविधान की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि हमारा जो संविधान है वो कठोर भी है और कठोर होने के साथ साथ लचीला भी है। हिंदुस्तान के संविधान की सबसे बड़ी खासियत इसका लचीलापन माना जाता है। परिस्थितियों के अनुरूप यदि कोई परिवर्तन समय के अनुसार ना हो तो उससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिनका निदान कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान में संशोधन करने के संबंध में जो प्रावधान रखे गए हैं उसके आधार पर कई तरीके की जो समस्याएं समय समय पर उत्पन्न हुई उनका निराकरण बहुत अच्छे तरीके से किया गया और यही कारण है कि 126 संशोधन होने के बावजूद ये संविधान आज उतने ही बेहतर तरीके से काम कर रहा है जिस प्रकार से 1950 के अंदर इसे देश के द्वारा स्वीकार किया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत किया गया। हमारा संविधान हमारे लोकतंत्र का रक्षक है, हमारी संस्कृति का प्रतिबिंब भी कहा जाता है उसको। तो हमारे संविधान की ऐसी क्या कुछ विशेषताएं हैं जो हमारे संविधान को पूरे विश्व में एक उत्कृष्ट संविधान बनाती है? जैसा कि मैंने बताया
हमारे संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जी जिसमें समानता का अधिकार सबसे प्रथम आता है, जी स्वतंत्रता का अधिकार आता है, और इस प्रकार के अधिकारों के साथ में यह भी सुनिश्चित किए जाने का प्रयास किया गया कि भारत के नागरिक अपने कर्तव्यों से भी विमुख ना हो, वो याद रखें कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के साथ हैं। जी भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 51A में जी भारत के नागरिकों के लिए कर्तव्यों का भी जी। उल्लेख किया गया है। मैं ये मानता हूं कि संविधान के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान रखे गए हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी बताया, इसके लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं जी। वो सबसे महत्वपूर्ण है। इतने चुनाव हमारे हुए हैं, हर बार बड़ी आसानी से और सौहार्दपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से सत्ता का हस्तांतरण होता है, जी। ये दुनिया में बहुत कम देशों के अंदर ऐसा देखा गया होगा जो हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर इतना सफलतापूर्वक हुआ है। जी। इसके अलावा संघीय ढांचा इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। जिस तरीके के संघीय ढांचे की परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा तात्कालीन समय में की गई और उसे मूर्त रूप दिया गया, वो ये साबित करता है कि भारत जो विभिन्न राज्यों का एक संघ है, कितना सामंजस्य और बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है। जी, कार्य भी कर रहा है, क्रियान्वयन भी कर रहा है। जो हमारा संविधान है उसको संस्कृति का वाहक भी कहा जाता है, संस्कृति का प्रतिबिंब भी कहा जाता है। जी हाँ, संविधान के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं जी। वो हमारी संस्कृति के बहुत अनुकूल है और उनके संबंध में परोक्ष और अपरोक्ष रूप से प्रावधान भी किए गए हैं। जी। यदि देखा जाए तो मैं ये मानता हूं कि संविधान बनाते वक्त जो हमारे संविधान के निर्माता थे बहुत ही विद्वान थे, जिन्होंने बहुत आगे की सोच करके और विविधता भरे देश को ध्यान में रखते हुए जी। जो प्रावधान किए गए हैं वो बहुत ही बहुमूल्य प्रावधान थे। इसमें जिस बात पे सबसे महत्वपूर्ण जी। गौर किया गया वो धर्मनिरपेक्षता को सुरक्षित रखना। इसके संबंध में जो आर्टिकल 19 के तहत प्रावधान किए गए, जिसमें सभी धर्मों को समान रूप से आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता देना वगैरह, इन चीजों से ये ऐसा लगता है कि सभी तरीके से इस संविधान के अंदर इस देश के सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया और जिसमें पूरी सफलता भी मिली है। जी, हमारे देश की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसका सबसे पहला शब्द यही है, हम भारत के लोग, यानी जो भारत के नागरिक है उनके पास ही सबसे बड़ी शक्ति है संविधान के लिए। संविधान की प्रस्तावना इस संविधान की आत्मा है। जी। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि इसकी शुरुआत जिस तरीके से हम भारत के लोग कहकर के की गई है, ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि इस संविधान को सभी भारतीयों के द्वारा अंगीकृत किया गया है और इसके अनुसार आगे काम करने के लिए अपने आप को समर्पित किया गया है। चाहे संविधान के लिए प्रथम हो चाहे अंतिम हो, कुछ भी काम किया जाएगा तो उसका जनता को ध्यान में रखकर ही काम करना पड़ेगा। देश के लिए तो सुरक्षित है ही, देश के बारे में जो संप्रभुता है, जो देश की संप्रभुता आजकल पूरे विश्व में चल रहा है कि उस देश की सुरक्षा हो, वो भी संविधान में सर्वोच्च है। देश की संप्रभु, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और दूसरा समाजवाद की तरफ भी। जी, भारत के संविधान की यदि प्रस्तावना को देखा जाए तो इसके अंदर पूरे संविधान की आत्मा को समाहित किया गया है, जिसमें भारत के लोगों के द्वारा संप्रभुतापूर्ण राज्य की कल्पना करना, उसके संबंध में जो समाजवाद के बाबत या अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु मौलिक अधिकारों के संबंध में जिस तरीके से प्रावधान किए गए हैं वो इसके महत्व को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रस्तावना की वजह से ही हम इतने बड़े संविधान को इतना बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाने में सफल हुए हैं। जी सर, एक सबसे बड़ी भ्रांति ये रहती है कि संविधान के बारे में अक्सर ये कहा जाता है, सुना जाता है कि संविधान जो है वो सिर्फ और सिर्फ वकीलों के लिए है, क्योंकि संविधान को बहुत उसकी भाषा जो है वो क्लिष्ट है। ये एक भ्रांति है, वो हम आपसे समझना चाहेंगे, क्या है इसकी भ्रांति के पीछे? देखिएगा, मैं ये मानता हूं कि संविधान को केवल वकीलों के लिए सुविधापूर्ण माने जाने की कोई धारणा है तो वो उचित नहीं है।
संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को बड़े आसानी से और बड़ी सरल भाषा के अंदर जी अधिकारों को देता है, दायित्वों को बताता है। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि भारत के संविधान के संबंध में गरीब से गरीब, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी वो तमाम अधिकार प्राप्त करवाए गए हैं जो उसके अधिकारों की संरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। जी तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये केवल और केवल वकीलों के लिए लाभदायक हो, ये एक उचित धारणा नहीं है। उचित धारणा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भ्रांति है। संविधान हर एक के लिए और आराम से आसानी से इसको समझा जा सकता है, लेकिन उसके लिए समझने की पहल भी हमें ही करनी होगी। सर, संविधान को लेकर बात चल रही है, तो संविधान जो विधिक सहायता है आम जन तक कैसे पहुंचे, न्याय आपके द्वार, क्योंकि आजकल देखा जाता है न्याय में कभी कभार लेट लतीफी भी हो जाती है न्याय मिलने में, तो एक सरकार के द्वारा भी पहल की जा रही है कि उनको विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए। ये संविधान में ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि जैसा मैंने अभी कहा कि गरीब से गरीब और दूर से दूर रहने वाले व्यक्ति को उसके विधिक अधिकारों के हनन का सामना नहीं करना पड़े। इस संबंध में अनुच्छेद 39A भारतीय संविधान के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति या समूह ये महसूस करता है कि वह अपने अधिकारों को धन के अभाव में या संसाधनों के अभाव में प्रवर्त कराने में असमर्थ सा महसूस कर रहा है, तब उसे निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय से लेकर के और जो हमारे कनिष्ठतम स्तर के जो न्यायालय तालुका स्तर पर हैं, वहां पर समितियां बनी हुई हैं। वहां पर ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत कर सकता है। उन्हें अच्छा वकील निःशुल्क विधिक सहायता के रूप में जो सरकार के नियम बने हुए हैं उपलब्ध करवाए जाते हैं और वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सक्षम बने, इस बात को सुनिश्चित करने का जो प्रयास किया गया है उसमें पूर्ण सफलता भी मिलती है। जी बिल्कुल सही बताया आपने कि इतने तरीके से न्याय कैसे हर एक गरीब तक, मजदूर तक या न्याय से जो वंचित है वहां तक कैसे पहुंचे, उसके लिए काफी प्रावधान किए जा रहे हैं। सर, परिवर्तन संसार का नियम है और समय काल परिस्थितियों के अनुसार हर एक चीज में परिवर्तन होता आया है। संविधान है, जो कानून है, उसका भी अब डिजिटाइजेशन के रूप में हम सबके समक्ष है, तो उससे कितना कुछ फायदा मिल रहा है न्याय को सही समय पर मिलने में? समय की मांग के अनुसार जो सरकार के द्वारा प्रयास डिजिटाइजेशन के संबंध में किए जा रहे हैं, वो संविधान के तहत उत्पन्न होने वाले सभी कानूनों के बाबत भी बहुत बड़े स्तर पर लागू किए जा चुके हैं। इस संबंध में तमाम प्रकार के जो कानून हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। सभी न्यायालयों में ये प्रयास किया जा रहा है कि ऑनलाइन याचिकाएं प्रस्तुत की जा सकें। उसमें प्रगति के लिए बड़े गंभीर प्रयास पिछले काफी समय से चल रहे हैं और आपने ये देखा सुना भी होगा कि देश की कई कोर्ट्स, कई न्यायालय, कई कार्यालय ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पर आ चुके हैं। तो मैं ये समझता हूं कि डिजिटाइजेशन की जो ये पहल है और इस पर जो ये काम हुआ है, निश्चित रूप से इससे समय की बचत होगी, श्रम की बचत होगी और धन की बचत होगी तथा इसका फायदा अंततः समाज को प्राप्त होगा। समाज को प्राप्त होगा, जनता को प्राप्त होगा। सर, कई राज्यों में जो राज्य सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकारें हो, राजभवन की बात हो, यूनिवर्सिटीज की बात हो, स्कूल की बात हो, वहां पर संविधान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए संविधान पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और मैं ये मानता हूं कि इसको बहुत पहले किया जाना चाहिए था। जी, देश का शासन संविधान के अनुरूप चलाए जाने के प्रावधान किए हुए हैं। इस संबंध में न केवल राज्य सरकारों के द्वारा, जैसा आपने बताया है, प्रावधान किए गए हैं, बल्कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से ये प्रयास किए गए हैं कि आम जनता को उसके अधिकारों से वाकिफ करवाया जाए। इसके संबंध में विधिक साक्षरता के कैंप्स कोर्ट्स के द्वारा बहुत बड़े स्तर के ऊपर लगाए जाते रहे हैं। उसमें छोटी छोटी सभाएं करके, कई जगहों पे नुक्कड़ नाटक करके उनके अधिकारों से अवगत करवाया जाता है कि आम जनता को विभिन्न बिंदुओं के ऊपर
क्या क्या कानूनी अधिकार प्राप्त हैं और उन अधिकारों का यदि किसी प्रकार का हनन हो रहा है जी। तब वो उसका उपचार किस प्रकार से ले सकें। जी। तो मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार की व्यवस्था ये की गई है और पूरा सिस्टम इसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, आम जनता के अंदर कानून के संदर्भ में पर्याप्त चेतना आ चुकी है और इसका फायदा निश्चित रूप से जी। उस व्यक्ति को मिलेगा जिसके अधिकारों के लिए सारी व्यवस्था काम कर रही जी, है। समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति उसको जल्द और सुलभता के साथ में न्याय मिलेगा। जैसा कि सर जो संविधान है, जैसा कुछ देर पहले भी हमने जिक्र किया है कि जो संविधान है वो काफी सालों से लगातार जनता के लिए न्याय की बात कर रहा है। कठोर और लचीले संविधान का हमने जिक्र किया है। तो आपको क्या लगता है सर कि किस तरीके से, जैसे सरकार लगातार कोशिश करी कि संविधान को सरल बनाया जाए, उसी के तहत जो हमारे 3 नए आपराधिक कानून है उसमें बदलाव किया गया है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिएगा, आपराधिक कानून जो हिंदुस्तान में 30 जून 2024 से पहले लागू थे जी। वो बहुत पुराने समय से थे। जी। लगभग 150 साल पुराने वो कानून हो चुके थे। परिस्थितियों में और प्रौद्योगिकी के अंदर बहुत से बदलाव आ गए थे। अनुसंधान में और न्यायिक प्रक्रिया में बहुत जरूरी हो गया था कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाए। जी। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नए कानूनों के अंदर इसके श्रेष्ठ प्रावधान किए गए हैं। उदाहरण के लिए, जी। यदि कोई अपराध होता है तो पहले पुलिस पहुंच करके कागज के ऊपर एक फर्द नक्शा मौका बनाती थी। जी। अब उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी होती है। जी। इसके कारण जो परिस्थितियों को कोर्ट के सामने पेश करने वाली जो चीज थी जी। वो अब बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने पेश की जाएंगी। जी। और इसके अभाव में जिस प्रकार से चीजों को साबित नहीं कर पाना कई बार हमने सुना है, महसूस किया है, उसकी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। तो मैं ये मानता हूं कि नए आपराधिक कानूनों में जिस प्रकार से प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के स्तर पर हो, चाहे वो न्यायालयों में चलने वाले विचारण के स्तर पर हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आज की तारीख में गवाहियां होना चालू हो गया है। इसी प्रकार से जो एफआईआर्स और चार्जशीट्स जो हैं वो थाने से सीधे मेल के माध्यम से कोर्ट्स के अंदर आ रही हैं। तो ये सारे के सारे समय के अनुसार जो परिस्थितियां बदली हैं जी। उसके क्रम में उठाए गए कदम है और निश्चित रूप से इससे न्यायालयों का समय बचेगा। जी। वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छी तरीके से अपने दायित्वों को निभाने में सफल होंगे। जी सर, बिल्कुल सही बताया आपने। संविधान लोकतंत्र का रक्षक है, जनता का रक्षक है, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जनता का संविधान के प्रति क्या कुछ कर्तव्य होना चाहिए? नागरिकों का एक देश के संविधान के प्रति, हमारे संविधान के प्रति क्या कुछ कर्तव्य होना चाहिए? देखिएगा, जहां अधिकारों की हम बात करते हैं वहां कर्तव्य उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। जी। जैसा कि मैंने अभी कहा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। जी। वो कर्तव्य कोई विशेष नहीं है। हम आम जीवन के अंदर जो जो भी दायित्वों को निभाते हैं, जो नैतिक रूप से और विधिक रूप से निभाए जाने चाहिए, उन्हीं के बारे में उसमें चर्चा की गई है। मैं ये समझता हूं कि किसी भी प्रकार के अधिकारों की बात करना तब तक सार्थक नहीं है जब तक उससे जुड़े हुए कर्तव्यों के ऊपर हम ध्यान नहीं दें। जी। भारत के नागरिक बहुत ही सजग हैं और मैं ये समझता हूं कि जो अधिकारों की बात करते हैं उससे पहले उन्हें कर्तव्यों का भान होता है। लेकिन इसके बावजूद भी संविधान में ये कहा गया है कि अधिकार आपके सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अगर हमारी है तो कुछ दायित्व हैं उनको निभाने की भी जिम्मेदारी भारत के नागरिकों की है, जिसे वो निभाएं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप अधिकारों की मांग करते हैं तो उससे पहले अपने जो कर्तव्य है देश के प्रति, संविधान के प्रति जो कर्तव्य है उनको हमें निश्चित तौर पे निभाना पड़ेगा। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतनी सरलता के साथ में अपने विचार रखे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है। हम सबको मिलकर हमारे संविधान के जो उच्च आदर्श है उनका पालन करना है और संविधान के प्रति जो हमारे कर्तव्य है उनका भी हमें पालन करना है। फिलहाल डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।